मैं डॉक्टर हेमेंद्र अरोड़ा, बीए सेकंड ईयर, इंडियन इकोनॉमी पेपर सेकंड में आज हम फॉर्म्स ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन इन इंडिया, या जिसे हम कहते हैं भारत में उपनिवेशीय शोषण के क्या रूप रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के उपनिवेशीय शोषण के कई रूप थे, जहां एक ओर कृषि क्षेत्र में दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था लागू कर अनुपस्थित भू स्वामित्व से अपने शासन की नींव सुदृढ़ की अंग्रेजों ने, वहीं दूसरी ओर औद्योगिक एवं व्यापार संबंधी दोषपूर्ण नीतियों से भारत के उद्योगों का पतन हुआ। रेलों के विकास से इंग्लैंड के निर्मित माल को भारत में खपाने तथा कच्चा माल ब्रिटेन में भेजने की व्यवस्था की गई। भारत के आर्थिक साधनों का बाह्य बहाव हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आय का लगभग 1/3 भाग ब्रिटिश सरकार द्वारा किसी न किसी रूप में भारत से बाहर भेजा गया। आर्थिक साधनों का बाह्य बहाव कई रूपों में होता था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अर्जित लाभ, लूट खसोट, विदेशी पूंजीपतियों द्वारा अर्जित लाभ, सार्वजनिक ऋण, युद्ध संबंधी व्यय वसूली और अंग्रेज अधिकारियों को भारी वेतन एवं भत्तों का भुगतान, ये जो था, इस तरह से शोषण होता था। कुछ पॉइंट्स के रूप में हम देखते हैं कि ये जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन था वो कैसे हुआ। पहला कारण, दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था द्वारा शोषण हुआ। ब्रिटिश उपनिवेश स्थापना के पूर्व भारत के कई भागों में ग्राम सामुदायिक व्यवस्था लागू थी, जिसमें खेती करने वाले भूमि का स्वामी माना जाता था और उसका शासन से सीधा संबंध था। कृषक भूमि के उपयोग के बदले अपनी उपज का एक छोटा अंश लगान के कर में देता था, पर 1765 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा में दीवानी के अधिकार मिले तो उसने जमींदारी प्रथा को जन्म देकर दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था से भारतीय कृषि का शोषण किया। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ब्रिटेन की भांति भारत में भी परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था की, बंगाल, बिहार, मद्रास आदि में लागू की, जिसके अंतर्गत भूमि जमींदारों को सौंप दी गई और वे कृषकों से मनमाना लगान वसूल करते थे और उसका केवल कुछ निर्धारित भाग सरकारी खजाने में जमा कराते थे। इससे जमींदारों में जागीरदारी प्रथा को सुदृढ़ करके भारतीय कृषकों का बड़े पैमाने पर शोषण किया गया। दूसरा, दोषपूर्ण औद्योगिक नीति द्वारा शोषण। ब्रिटिश उपनिवेश द्वारा इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति की सफलता के लिए भारतीय स्वदेशी उद्योगों के पतन की नीति बनाई गई। ब्रिटिश शासक चाहते थे कि भारत को कच्चे माल का उत्पादक तथा निर्मित माल का बाजार बनाने से इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को सफल बनाया जा सकता है। अतः उद्योगों के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय कारीगरों के दमन के साथ साथ भारत में ब्रिटिश निर्मित माल को थोपने की नीति का अनुसरण किया। भारतीय वस्तुओं पर ब्रिटेन में भारी कर लगाया गया ताकि वे वहां पहुंच सके। 1833 में एक चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के पूंजीपतियों को भारत में फैक्ट्रियां स्थापित करने का अधिकार दे दिया, जिससे बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी का विनियोग हुआ और उन्होंने उद्योगों पर अपना एकाधिकार जमाकर भारतीय उद्योगों को पतन के गर्त में धकेला। भारतीय उद्योगों के पतन का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करते हुए हेनरी कॉटन ने 1880 में लिखा है, वे कुटुंब जो उद्योगों के कारण वैभव संपन्न थे, वे नगर छोड़ने को विवश हुए और जीविकापार्जन के लिए गांवों में आश्रय पाने लगे। इस प्रकार की विनाश लीला केवल ढाका में ही नहीं वरन सभी जिलों में उत्पन्न हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कारीगरों की दमन की नीति के अंतर्गत कारीगरों को तरह तरह की यातनाएं देना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कारीगरों को दमन की नीति के अंतर्गत कारीगरों को तरह तरह की यातनाएं देना,
उन्हें दंड का भय दिखाना तथा उनके अंगूठे तक कटवा देने का कुकृत्य ब्रिटिश शोषण की पराकाष्ठा थी। ऐसे आतंक एवं भय के वातावरण में स्वदेशी उद्योगों के कारीगरों ने धंधा ही छोड़ दिया। तीसरा, स्वतंत्र व्यापार नीति द्वारा शोषण। ब्रिटिश शासकों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण के लिए स्वतंत्र व्यापार नीति बनाई। इसके कारण बड़ी मात्रा में ब्रिटेन का निर्मित माल भारतीय बाजारों में छाने लगा और भारत से कच्चा माल बड़ी मात्रा में विदेशों को भेजा जाने लगा। इससे भारत कच्चे माल का निर्यातक और निर्मित माल का आयातक बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के विदेशी व्यापार का एकाधिकार सौंपना भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण का प्रमुख स्रोत बन गया। यह कंपनी भारतीय उद्योगों से बहुत कम मूल्यों पर औद्योगिक माल खरीदकर विदेशों में उच्च मूल्यों पर बेचने लगी और भारी लाभ कमाकर भारतीय उद्योगों का शोषण किया। अंग्रेज शासकों ने भारत के निर्यातों को हतोत्साहित करने के लिए ऊंचे कर लगाए, जबकि भारत में आयात किए जाने वाले निर्मित माल पर करों में छूट दी गई। इंग्लैंड में भारत निर्मित कपड़ों के पहनने पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए, यहाँ तक कि कुछ क्षेत्रों में तो मृत्युदंड तक की व्यवस्था की गई। परिणामस्वरूप भारत में सूती निर्मित वस्तुओं का आयात तो बढ़कर 1815 के 26.3 हजार पाउंड से बढ़कर 1832 में 4 लाख पाउंड पहुंच गया, जबकि भारत के वस्त्रों का निर्यात 1798-99 के 30 लाख पाउंड से घटकर 1832 में केवल 1 लाख पाउंड रह गया। स्पष्ट है कि भारतीय माल पर ब्रिटेन में 40% से 60% तक इंपोर्ट ड्यूटी तथा ब्रिटिश माल के भारत प्रवेश में शुल्क मुक्ति की नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण में योगदान दिया। चौथा कारण, रेलों के विकास द्वारा शोषण। ब्रिटिश शासकों द्वारा रेलों के विकास द्वारा भी भारतीय अर्थव्यवस्था का बड़े पैमाने पर शोषण किया गया। लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव मजबूत करने, विद्रोह दबाने और भारत में इंग्लैंड के निर्मित माल को खपाने की दृष्टि से रेलों के विकास की नीति अपनाई। इसमें भी 1849 से 1869 की अवधि में रेलों के निर्माण में गारंटी व्यवस्था लागू कर ब्रिटिश पूंजीपतियों एवं ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारी एवं अनुचित लाभ कमाया। 19वीं शताब्दी के अंत तक रेलों के विकास पर ब्रिटिश उपनिवेशीय विनियोग 329 करोड़ रुपए था। उस पर ब्रिटिश रेल कंपनियों को गारंटी लाभ के अंतर्गत 22.8 करोड़ पाउंड का लाभ चुकाकर भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया गया। भारतीय रेलों के विकास से भारत के उद्योगों को अप्रत्यक्ष रूप से शोषण का शिकार बनाया। इससे इंग्लैंड का मशीन निर्मित पक्का माल देश के दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचने से स्वदेशी उद्योगों का निर्मित माल उनकी प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाया और उनका पतन हुआ। रेलों के विकास के लिए बड़ी मात्रा में लौह सामग्री आयात करने से इंग्लैंड के लौह इस्पात उद्योग को भारी लाभ पहुंचाया गया। पांचवा, आर्थिक साधनों के बाह्य दबाव द्वारा शोषण। ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में भारत का आर्थिक शोषण साधनों के बाह्य बहाव के द्वारा किया गया। भारत से आर्थिक साधनों का बाह्य बहाव कई प्रकार से हुआ, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अर्जित भारी लाभ तथा लूट खसोट का धन ब्रिटेन भेजा गया। रेलवे गारंटी योजना के अंतर्गत ब्रिटेन के पूंजीपतियों को लगभग 22.8 करोड़ पाउंड का लाभ भुगतान करना, होम चार्जेस की राशि वसूल करना, सार्वजनिक ऋणों से शोषण तथा युद्ध संबंधी व्ययों की वसूली और अंग्रेज अधिकारियों को भारी वेतन व भत्ते चुकाना आदि कई स्वरूप थे। होम चार्जेस के रूप में 1835 से 1839 की अवधि में लगभग 95 करोड़ पाउंड इंग्लैंड को चुकाए गए। प्रोफेसर रमेश दत्त के अनुसार 1757 से 1939 की अवधि में औसतन 30 लाख पाउंड प्रतिवर्ष इंग्लैंड को साधनों का बाह्य भाव होता था, जिसे हम ड्रेन कह सकते हैं। 1872 में जस्टिस रानाडे के भाषण के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय आय का लगभग 1/3 भाग ब्रिटिश सरकार द्वारा किसी न किसी रूप में भारत से बाहर ले जाया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में उपनिवेशीय शोषण जो है वो किया गया। थैंक यू।